मैं छुपा के लाई हूँ। ये काजू बादाम ना रोज खाया करो। वैसे भी जब से हमारा लल्ला हुआ है तब से तुम बहुत ही कमजोर हो गई हो। ये ले बहू, मैं तेरे और तेरी बेटी के लिए कुछ बिस्किट लेकर आई हूँ, इसे खा लियो। और हाँ, ऐसा नहीं कि एक बार में ही खा ले, इसे महीने भर चलाना है। बार बार आकर मुझसे मत मांगना। माँ जी ये क्या, मैंने देखा कि आप बाकी की 3 बहुओं के कमरे में गई हैं, उन्हें खाना पीने का सामान देने के लिए, और हम दोनों क्या बाहर से आई थी जो आपने हमें कोई सामान नहीं दिया। देख रही हो ना आंटी, ये सब होता है हमारे घर में। मुझे तो ये सोचकर भी गुस्सा आता है कि हमारी माँ जी अपनी 2 बहुओं को ऐसे नजरअंदाज कर देती हैं जैसे वो घर में है ही नहीं। सरला एक छोटे से गांव में अपनी 5 बहुओं के साथ रहा करती थी। सरला के 5 बेटे काम की वजह से शहर में ही रहा करते थे। ऐसे ही एक दिन सरला बाजार से सामान लेकर आती है और अपनी दूसरी बहू नंदिनी के कमरे में जाकर नंदिनी को कुछ सामान देते हुए कहती है, ये लो बहू, मैं छुपा के लाई हूँ। ये काजू बादाम ना रोज खाया करो। वैसे भी जब से हमारा लल्ला हुआ है तब से तुम बहुत ही कमजोर हो गई हो। एक भी दिन इसे खाना मत भूलना। माँ जी सच में आप कितनी अच्छी हो, आप मेरे बारे में कितना सोचती हो। अरे बहू, तूने ही तो हमारे घर को चिराग दिया है। तू अगर अपना ध्यान नहीं रखेगी तो और कमजोर रहेगी और बच्चा भी कमजोर रहेगा, क्योंकि बच्चे को तू अपना ही तो दूध पिलाएगी ना। माँ जी आपने ये तो बिल्कुल ठीक कहा। आजकल मुझे भी बहुत कमजोरी लगती है, ढंग से दूध भी नहीं बन पा रहा है, इसीलिए लल्ला को भी दूध नहीं पिला पा रही हूँ मैं। इतना बोलकर सरला अपनी बड़ी बहू ज्योति के कमरे में जाती है और ज्योति को कुछ बिस्किट देते हुए कहती है, ये ले बहू, मैं तेरे और तेरी बेटी के लिए कुछ बिस्किट लेकर आई हूँ, इसे खा लियो। और हाँ, ऐसा नहीं कि एक बार में ही खा ले, इसे महीने भर चलाना है। बार बार आकर मुझसे मत मांगना कि मुझे नहीं मिला कुछ। अभी दे दिया है तो 1 महीने काम आराम से चलाइयो। माँ जी बस इतने से बिस्किट लेकर आई हो, अरे इसमें क्या होगा। और आपको तो पता है ना गुड़िया को बिस्किट कितने पसंद है। वह अभी खाना ठीक से खा नहीं पाती है तो पानी में डुबोकर बिस्किट ज्यादा खिलाती हूँ, और आप वो भी इतने कम लेकर आई हो और इसमें से ये बोल रही हो कि मैं भी खा लूँ और पूरे महीने भी चलाऊं। और नहीं तो क्या। अरे बाहर का ज्यादा खाना लड़कियों को उम्र से पहले ही बड़ी बनाने लगता है। तू क्यों अपनी बेटी को बड़ा बनाना चाहती है इतना जल्दी? मैं जो कह रही हूँ वही कर, इसमें तुम दोनों को ही खाना पड़ेगा। और मुझसे ज्यादा सवाल जवाब मत किया कर, जो मैंने कह दिया बस वैसा ही कर। सरला इतना बोलकर वहाँ से अपनी तीसरी बहू भूमि के कमरे में जाती है, जो कि पेट से थी। सरला भूमि को नारियल पानी देते हुए कहती है, बहू देख, मैं तुझे पहले ही बता रही हूँ कि लड़का चाहिए, और वो भी बिल्कुल गोल मटोल गोरा चिट्टा। अपनी शक्ल की तरह ही काला मत पैदा कर दियो। अब नंदिनी बहू के बाद तू ही तो इस घर को चिराग देने वाली है ना, इसलिए मेरे वंश को अपनी नजर मत लगा दियो। माँ जी आप कैसी बातें कर रही हैं? अगर आपका यह वंश है तो मेरा भी तो बच्चा है ना। ये बात छोड़ो, ये बताओ कि क्या लगा रखा है लड़का लड़का? अरे बेटी भी तो वंश होगी ना, इतना क्या भेदभाव कर रही हो? अरे मेरे घर का वंश होगा तो मुझे ही चिंता होगी ना। तू कैसी बातें कर रही है? मुझे तो बस लड़का चाहिए, वो भी गोरा चिट्टा, जिससे देखकर पूरा गांव बोले कि ये देखो सरला का पोता, एकदम गोरा चिट्टा चमकता हुआ। इतना बोलकर सरला वहाँ से चली जाती है और बाहर जाकर बैठ जाती है। तभी नीतू और चारू का आना होता है और वो अपनी सास से बोलती हैं, माँ जी ये क्या, मैंने देखा कि आप बाकी की 3 बहुओं के कमरे में गई हैं, उन्हें खाना पीने का सामान देने के लिए, और हम दोनों क्या बाहर से आई थी जो आपने हमें कोई सामान नहीं दिया। ये बात ना आसानी से खत्म नहीं होगी, मुझे इस बात का ना पूरा जवाब चाहिए। रुको मैं सबको अभी बुलाती हूँ। चारू तुरंत ही सभी को बुलाती है। पड़ोस वाली विमला को भी अपने घर बुला लेती है। इसके बाद चारू और नीतू दोनों ही सारी बातें रखती हैं। ये देखकर सरला कहती है, ये क्या, तुम दोनों घर में पंचायत क्यों लगा रही हो? अपने घर की बात घर में सुलझा लो। घर के मामलों को घर में ही रखना चाहिए। और इसको क्यों बुलाया है तुम लोगों ने? ये कोई सरपंच थोड़ी है जो हमारे घर की समस्या सुलझाएगी। माँ जी कोई बात नहीं, अब पंचायत लग ही रही है तो मामले को सुलझा ही लिया जाए। पता नहीं क्या बाकी सबको परेशानी है मुझसे। परेशानी तो होगी ही ना, हमारी सास बस तुम्हारी ही करती है। तुमने लड़का क्या पैदा कर दिया,
तुम्हें तो माँ जी पता नहीं क्या क्या खिलाती रहती है, काजू बादाम पता नहीं क्या क्या। सरला, तेरी 5 बहुएं तो पंचायती हैं और ये पहली बार तो पंचायत लगा नहीं रही है। और तू भी है ना, इन पंचायतों में लगी रहती है और इन्हें पंचायतों का मौका देती है। तू अपने घर के मामलों को सुलझाती क्यों नहीं है? ऐसा क्यों करती है कि बाहर वाले को घर के अंदर आना पड़े? अपनी 5 बहुओं को बराबर रखा कर, इसमें ही अच्छा होगा तेरा। विमला वहाँ से इतना बोल कर चली जाती है, लेकिन सरला अब भी अपनी बहू में भेदभाव करती रहती है और उसकी बहुएं घर में ऐसे ही पंचायत बैठाती रहती थी। दिन निकल रहे थे और सरला इसी वजह से काफी बदनाम भी होने लगी थी। कुछ दिनों बाद सरला अपने घर में आराम से बैठी होती है, लेकिन उसकी बहू ने अब अपने घर के बाहर ही पंचायत बैठा रखी होती है। आज तो हद ही हो गई है विमला आंटी। आज माँ जी ने मुझे लड्डू नहीं दिया और इस भूमि को लड्डू दिया। लड्डू तो मुझे मिलना चाहिए ना, मेरे बेटा हुआ है। मुझे दिक्कत होती है दूध बनाने में, मुझे ताकत की चीजें खानी चाहिए कि नहीं? मैं भी तो पेट से हूँ ना। मेरा अगर माँ जी ध्यान रख रही है तो तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? अब तक माँ जी ने तुम्हारा ध्यान रखा था, तब तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं थी। देख रही हो ना आंटी, ये सब होता है हमारे घर में। मुझे तो ये सोचकर भी गुस्सा आता है कि हमारी माँ जी अपनी 2 बहुओं को ऐसे नजरअंदाज कर देती हैं जैसे वो घर में है ही नहीं। लेकिन घर में हमेशा ऐसा ही होता रहता है, जैसे हमसे ही दिक्कत हो। देखिए ज्योति दीदी अमीर घर से है तो उनकी इतनी सेवा करती है, और हम ठीक ठाक घर से है तो हमसे तो माँ जी पूछती भी नहीं है। ये तो गलत बात है ना। ये तो लड़का दे रही है तो इनको सर पे चढ़ा रही है, और हम कुछ नहीं दे पा रहे तो हमें ऐसा कर रही है। हम साधारण घर से हैं और हम बच्चा नहीं दे पा रहे हैं तो माँ जी हमारे साथ ऐसा करेंगी? माँ जी की हरकतों से ना हम ना बहुत परेशान हो चुके हैं। हम इस घर की ना 5 बहू हैं, तो 5 को ना बराबर हक मिलना चाहिए। 5 बहुओं की आवाजें काफी तेज होने लगती हैं। तभी सरला अपने घर से बाहर निकल कर आती है और देखती है कि वहाँ पंचायत लगी हुई है। ये देखकर सरला को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और सरला अपनी 5 बहुओं से कहती है, तुम 5 ने मिलकर मेरी नाक कटाने का जिम्मा उठाया है क्या? कितनी बार कहा है कि तुम 5 ऐसे पंचायत मत लगाया करो। आसपास के लोग मेरा मजाक बनाते हैं, लेकिन तुम 5 को मेरी कोई बात समझ में ही नहीं आती। माँ जी फिर तो आपको भी सोचना चाहिए ना कि हमें पंचायत बैठानी ही क्यों पड़ रही है। घर में 5 बहुएं हैं और ऐसा भी नहीं है कि 5 ही खुश हो आपसे। 5 को ही कहीं न कहीं आपसे दिक्कत हो रही है, तो सास होने के नाते आपका फर्ज बनता है ना कि हम 5 को आप खुश रखें। देख लिया सरला तूने, तेरी बहुएं तुझसे इसलिए ही सवाल कर रही हैं क्योंकि तूने उन्हें सवाल करने का मौका दिया है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूरी तेरी गलती है, लेकिन तेरी गलती जरूर है, इसलिए अपनी गलती को बढ़ाने से ज्यादा सुधारने पे ध्यान दिया कर। प्राची घर की सफाई कर रही होती है, लेकिन सफाई करने के बाद भी घर बिल्कुल भी साफ नहीं लग रहा था, क्योंकि घर काफी ज्यादा पुराना हो गया था। इसलिए बार बार पुराना पेंट दीवार से निकल रहा था और नीचे गिर रहा था। ये देखकर प्राची को बहुत गुस्सा आता है। हद हो गई है, मैं कब से घर की सफाई कर रही हूँ और घर है कि बिल्कुल भी साफ लगता ही नहीं। मैं तो परेशान हो गई हूँ। माँ जी ने घर बनवा तो लिया, लेकिन भूल जाती है घर को भी 1-2 साल में चमकाना जरूरी होता है। प्राची गुस्से में अपने कमरे में जाती है और सो जाती है। कुछ देर बाद प्राची की सास कल्पना आती है और घर इतना गंदा देखती है तो उसको बहुत गुस्सा आता है। बहू बहुत कामचोर होती जा रही है। कोई काम करने को बोल दो तो सीधा सबसे पहले अपने कमरे में ही भाग जाती है। आज इसको बताती हूँ, घर की बहू का काम होता है घर में सफाई रखना, और एक ये है कि समझती ही नहीं। कल्पना गुस्से में अपनी बहू के कमरे में जाती है जहाँ प्राची सो रही थी। कल्पना प्राची को उठाने लग जाती है। बहू काम धाम तो है नहीं तेरे पास, लेकिन सोने के लिए सबसे पहले भागती है। अरे तुझे ऐसे बिखरा हुआ घर देखकर क्या अच्छा लगता है? तुझसे एक काम भी नहीं होता क्या? माँ जी मैं एक ही काम को बार बार करती भी रहूँ ना तो भी कुछ नहीं होने वाला है। आज ही मैंने पूरे घर में 3 बार झाड़ू पोछा किया है, लेकिन फिर भी घर गंदा हो गया। तो इसमें मेरी क्या गलती है? वाह वाह वाह, मेरी क्या गलती है? अरे तुझे ठीक से काम तो करना आता नहीं है, झाड़ू तो तू ठीक से पकड़ती नहीं है। बड़ी आई 3 बार झाड़ू पोछा करने वाली। मैं आपकी तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं किसी भी काम को मना नहीं करती हूँ और ना ही मुझे घर गंदा अच्छा लगता है।
तो घर गंदा है, अब तो ये दिखा नहीं होगा ना महारानी को। यहाँ पर आराम से सोने आ गई। माँ जी, मुझे कुछ बोलने से पहले ना आप अपने घर की हालत को एक बार देख लो। कितना भी बार बार साफ कर लो, पुराना पेंट तो दीवार से निकल ही रहा है ना। इतना भी नहीं निकल रहा है बहू, जितना तूने बता दिया। और ज्यादा टाइम थोड़ी हुआ है, अभी पिछले साल ही तो करवाया था। इतने टाइम में कुछ नहीं होता है। माँ जी, आप ना झूठ किसी और को ही बोलो। कोई भी आसानी से आपके झूठ में आ सकता है, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं। मुझे पता है आपने घर में पेंट मेरी शादी के टाइम करवाया था, और मेरी शादी को 3 साल हो गए। 3 साल बहुत होते हैं माँ जी। बहू, क्यों तू बिना बात का खर्चा करने पे लगी हुई है? अरे तुझे पता भी है कि घर पेंट करवाने में कितना खर्चा आता है। ऊपर से सामान इधर उधर होगा वो अलग। अब कौन इतनी झंझट पालेगा? माँ जी, काम तो बढ़ेगा ही ना, लेकिन आप ये क्यों नहीं सोच रही कि एक बार घर पेंट हो जाएगा तो हमारा घर पूरा चमक जाएगा। बहू, तुझे पता है तेरी बात मैं ना मानने वाली हूँ और ना ही सुन रही हूँ, तो तू क्यों बेकार की कोशिश कर रही है? जैसा घर है वैसे ही रहने दे। कल्पना इतना बोलकर चली जाती है। प्राची लेकिन काफी परेशान हो रही थी। कुछ दिनों बाद प्राची खाना बना रही होती है, तभी खाने में दीवार से निकलकर पेंट की पपड़ी खाने में गिर जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया मुझसे? पूरा खाना बन ही गया था, तभी ये होना था क्या? माँ जी मेरी बात कभी नहीं सुनती है, और सुने भी क्यों? उन्हें तो कोई परेशानी हो नहीं रही है। सारी परेशानी तो मुझे हो रही है, और उन्हें मेरी परेशानी से कोई लेना देना है भी तो नहीं। कोई बात नहीं, अगर माँ जी शेर है तो मैं भी सवा शेर हूँ। प्राची वही खाना तुरंत अपने सास के पास लेकर जाती है। कल्पना भी पड़ोसिन विमला के साथ बैठी होती है। प्राची थोड़ा खाना विमला को भी देती है। जैसे ही विमला खाना खाती है कि वहीं दूसरी तरफ वो मुंह से खाना थूक भी देती है। ये देखकर कल्पना कहती है, ये क्या है विमला? एक तो मेरी बहू ने इतना प्यार से खाना दिया तुझे, और तूने वो खाना यही मुंह से थूक दिया। मेरी बहू को नीचे दिखाना था क्या? मैं तेरी तरह छोटे दिल की नहीं हूँ। अगर तेरी बहू खाना बुरा बनाती है ना तो वो भी मैं खा लेती, लेकिन तेरी बहू ने तो खाने में सीमेंट मिलाया है, इसे तुम लोग खाना कहते हो? बहू, ये क्या कह रही है विमला? खाने में सीमेंट? माँ जी, वो दीवार से पपड़ी निकल रही है, शायद खाने में गिर गई होगी। मैंने तो खाना अच्छा ही बनाया था। अगर मुझे पता होता कि खाने में पपड़ी गिर जाएगी तो मैं ऐसा खाना लाती ही क्यों? तो बहू, एक बार तुझे देख तो लेना चाहिए था ना। बाहर वालों के आगे मेरी बेइज्जती करवा दी। माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं बोल तो रही हूँ, शायद मेरे पीछे से गिर गई हो। अब मैं पूरा दिन तो रसोई में खड़ी तो नहीं रह सकती हूँ। बहू, तू हमेशा एक ही बात क्यों लेकर बैठ जाती है? अरे गलत भी क्या बोल रही है तेरी बहू? सही ही तो बोल रही है। मैं भी तो तुझे बोल ही रही थी ना कि तेरे बेटे की शादी है, पेंट में अच्छे से पैसा लगवा ले, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी और सस्ता सा पेंट करवा लिया। याद है ना, अगले दिन ही निकलने लग गया था, और अब तो उसे घटिया पेंट को 3 साल हो गए हैं। तू क्यों मेरी बहू को भड़का रही है? वो वैसे ही मेरे सर पर चढ़कर नाच रही है, और अब तू बोल रही है तो फिर यही सब लेकर बैठ जाएगी ये। माँ जी, अब मैं आपसे बोलने वाली भी नहीं हूँ। आपको जो ठीक लगता है आप वो करो, लेकिन अब जो मैं करूँगी आप उसमें कुछ मत बोल देना। प्राची अब अपनी सास से परेशान हो जाती है, इसलिए अब वो खुद ही पेंट लेकर आती है और घर पेंट करने लग जाती है। ये सब देखकर कल्पना कहती है, बहू, ये सब क्या लगा रखा है तूने? तू घर को पेंट कर रही है? अरे ये काम नहीं है तेरा, तो फिर क्यों तू ये सब कर रही है? माँ जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था ना कि आप मेरे मामले में मत बोलना, तो मुझे खुद से कुछ तो करना ही था ना, इसीलिए बहू ही घर पेंट करेगी। बहू, ये सब तेरे बस की बात नहीं है, तू बस खराब ही करेगी। पहले जो था वो कम से कम देखा तो जा रहा था ना, लेकिन अब तू पता नहीं कौन सी कलाकारी कर देगी। घर देखने लायक भी नहीं बचेगा। माँ जी, आपको क्या मैं इतनी अनाड़ी लगती हूँ? अरे मुझे आता है घर पेंट करना। बहू, तू अनाड़ी लगती नहीं है, बल्कि तू अनाड़ी ही है। घर को पेंट करना इतना आसान नहीं होता। तू रहने दे बहू, क्यों मेरे घर का सत्यानाश करने में लगी हुई है? माँ जी, आप बार बार मुझे टोको मत, वरना मैं अच्छे से घर पेंट नहीं कर पाऊंगी। कल्पना अपनी बहू को बार बार मना करती रहती है, लेकिन प्राची धीरे धीरे पूरा घर पेंट कर देती है, और वो भी काफी ज्यादा अच्छा पेंट करती है। ये देखकर कल्पना बहुत ज्यादा चौंक जाती है। कुछ देर बाद विमला भी घर देखने आती है और वो भी चौंक जाती है। अरे कल्पना, तेरा घर तो बहुत ज्यादा चमक गया। ये घर चमकने का चमत्कार कैसे हुआ? मैंने तो किसी को नहीं देखा था कि कोई तेरे घर में पेंट करने आया हो।
चौक तो मैं भी गई हूँ, लेकिन मेरे घर कोई भी बाहर से पेंट करने वाला नहीं आया है। ये सब मेरी बहू का ही कमाल है। प्राची बहू, तू पेंट करना भी जानती है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। माँ जी आपको तो पता है मेरा मायका काफी छोटा है, तो हम उसमें खुद ही पेंट कर लेते थे। और फिर कॉलेज में भी कई बार मैंने पेंट जैसी एक्टिविटी में हिस्सा लिया है, इसीलिए मुझे आता है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ आने के बाद भी मुझे अपना घर पेंट करना पड़ेगा। आज तक घर संवारने वाली बहू देखी है, लेकिन घर को पेंट करने वाली बहू पहली बार देख रही हूँ। अर्चिता और विनायक की शादी को 4 साल हो गए थे। गरीबी की वजह से अर्चिता और विनायक दोनों को ही काम करने के लिए बाहर जाना पड़ता था, तब जाकर उनके घर का गुजारा होता था। अर्चिता की सास सरोज काफी लंबे समय से बीमार चल रही थी, जिस वजह से वो सारा टाइम बस खाट पर लेटी ही रहती थी। उसकी उम्र भी कुछ 74 के आसपास हो गई थी। काफी बुजुर्ग होने की वजह से वो हर दिन खाट पर पड़ी पड़ी बस यही बोला करती थी, हे भगवान मुझे उठा ले। ऐसा जीवन जीने से तो अच्छा है कि तू मुझे अपने पास बुला ले। आखिर कब तक मैं अपने बहू बेटे पर ऐसे बोझ बनकर पड़ी रहूंगी। ना मैं खुद से चल सकती हूँ, ना ही खा सकती हूँ। बस एक जिंदा लाश बनकर मैं खाट पर सारा दिन पड़ी रहती हूँ। मेरे बहू बेटा मुझे ऐसे देखकर और ज्यादा दुखी हो जाते हैं। उठा ले भगवान, उठा ले। सरोज इतना बोल ही रही थी कि तभी वहाँ पर उसकी 10 वर्षीय पोती नीलम आ जाती है और बोलती है, दादी आपकी ना दवाई का समय हो गया है। माँ ने कहा था आपको समय से दवाई दे दूं। मुंह खोले दादी, मैं मुंह में डालकर आपको पानी पिला देती हूँ। बेटा इन कड़वी दवाइयों को खाने से अच्छा है कि तू मुझे एक चम्मच भर के जहर दे दे, ताकि मुझे इस जीवन से आजादी मिल जाए। मुझ गरीब की भगवान ने ना जाने इतनी लंबी उम्र क्यों लिखी है। मेरी उम्र की सारी औरतें भगवान को प्यारी हो चुकी हैं, और एक मैं हूँ कि ना जाने कौन से पापों का फल भोग रही हूँ। दादी आप कैसी बातें कर रही हैं? ऐसा मत कहिए। अगर आपको कुछ हो गया, मुझे, मम्मी और पापा को कितना बुरा लगेगा। हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं दादी, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। नीलम की बातें सुनकर सरोज की आंखें भर आती हैं और वो रोते हुए बोलती है, मेरी प्यारी बेटी, तेरी दादी के हाथ पैरों में इतनी जान भी नहीं है कि उठाकर तुझे अपने सीने से लगा के प्यार कर ले। काश कि मैं चल फिर सकती तो मेरे लिए जीवन कितना आसान हो जाता, पर अफसोस मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकती। दादी तो क्या हो गया, आप मुझे सीने से नहीं लगा सकती, लेकिन मैं आपको तो लगा सकती हूँ ना। आप भी ना खामखा रोती हैं। इतना कहकर नीलम अपनी दादी को गले लगा लेती है और उनके आंसू पोंछती है। वक्त यूं ही गुजरता जाता है। गरीबी में अर्चित और विनायक का घर चला पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। साथ ही उन्हें सरोज की दवाई का खर्चा भी निकालना होता है। इस बात से परेशान होकर एक दिन अर्चिता विनायक से बोलती है, जी सुनिए, माँ जी की दवाइयाँ भी खत्म हो रही हैं। हमें जल्दी से पैसों का बंदोबस्त करना होगा, नहीं तो माँ जी को हम समय पर दवाइयाँ नहीं दे पाएंगे। मैं क्या करूँ? मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना, लेकिन मुझे कहीं और काम मिल नहीं पा रहा है। और मैं भी जानता हूँ कि मेरी माँ को समय पे दवाई देना जरूरी है। बढ़ती उम्र के साथ माँ जी की बीमारी भी बढ़ती जा रही है। वो बेचारी अब खुद से ही बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी है। मैं तो उनके हाथ पैरों की इतनी मालिश करती हूँ ताकि वो खुद से थोड़ा चल सके, उनका मन बहल जाए, पर इतनी सेवा का भी कोई असर नहीं हो रहा है। उनको ऐसे तड़पता हुआ देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है, पर अफसोस कि मैं कुछ कर नहीं सकती। अब उनकी उम्र कितनी भी ज्यादा लिखी हो, लेकिन उनको जो दर्द, तकलीफ, पीड़ा होती है ना, वो उनको भोगनी पड़ेगी। हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं लेकिन महसूस नहीं कर सकते। माँ को जो दर्द, पीड़ा होता है ना, बस वही जानती है। एक तो हम गरीब है, ऊपर से माँ का बुढ़ापा और उनकी दवाइयाँ, उनकी बीमारी, हम कुछ नहीं कर पाते हैं। हम उनकी देखभाल भी सही से नहीं कर पाते हैं। मुझे समझ नहीं आता मैं करूँ तो क्या करूँ। ऐसे ही दोनों पति पत्नी काफी देर तक बातें करते रहते हैं। वक्त गुजरता चला जाता है। जैसे तैसे कड़ी मेहनत करके विनायक और अर्चिता घर का खर्चा और सरोज की दवाइयों का खर्चा चलाते जाते। ऐसे एक दिन नीलम घर के आंगन में खेल रही थी। तभी सरोज नीलम को आवाज देती है, नीलम बेटा जरा यहाँ आना। अभी आई दादी जी। हाँ दादी कहिए, क्या काम है?
नीलम बेटा, मुझे बाथरूम तक जाना है, मुझे थोड़ा सहारा दे दे। ठीक है दादी माँ, आपने मेरे कंधे पे हाथ रख लो, मैं ना आपको बाथरूम लेके चलती हूँ। इतना कहकर नीलम धीरे धीरे अपनी दादी माँ को उठाती है, जिसके बाद वो उनके दोनों हाथ अपने दोनों कंधों पर रखती है और धीरे धीरे कदम बढ़ाकर उन्हें बाथरूम की तरफ ले जाती है। जैसे तैसे करके सरोज बाथरूम में फ्रेश होती है, जिसके बाद सरोज जब नीलम के साथ वापस से अपनी खाट की तरफ जाने लगती है, तभी नीलम का पैर फिसल जाता है और वो मुंह के बल गिर जाती है। साथ ही सरोज भी गिर जाती है। नीलम के मुंह पर चोट लग जाती है। तभी वहाँ पर अर्चिता आ जाती है और जल्दी से पहले सरोज को उठाकर खाट पर लिटाती है और फिर नीलम का हाथ मुंह धोती है। तभी सरोज रोते हुए बोलती है, हे भगवान, आज मेरी इस हालत की वजह से मेरी मासूम सी नीलम को चोट लग गई। बहू, मैं तेरे और विनायक के साथ साथ अपनी पोती पर भी बोझ बन गई हूँ। बेचारी को मेरी मदद करते करते आज कितनी चोट आ गई है। ना जाने भगवान मेरी उम्र बढ़ा कर मुझे ऐसे दिन क्यों दिखा रहे, क्यों एक कन्या की चोट का भागीदार बना रहे मुझे। माँ जी, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? छोटी मोटी चोट तो लगती ही रहती है और इसमें आपकी क्या गलती है? जो हुआ उसका कसूर आप अपने आप को क्यों दे रही हैं? आप आराम कीजिए। रही बात नीलम की, तो वो बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगी। इतना कहकर अर्चिता सरोज को थोड़ी तसल्ली देती है। दिन गुजरते चले जाते हैं और एक दिन सरोज विनायक से कहती है, विनायक बेटा, तू क्यों मेरे पीछे लगकर अपने पैसे बर्बाद कर रहे? मुझ गरीब की तो भगवान ने लंबी आयु दे रखी है और वो भी ऐसी लिखी है कि तू अपने पैसे बेकार ही मुझ पर खर्च मत कर। मुझे किसी दवा की जरूरत नहीं है। माँ, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? डॉक्टर ने कहा है आप दवाइयाँ लेंगी ना तो ठीक हो जाएंगी। बेटा, मैं ठीक नहीं हो सकती। मुझे अपनी ये उम्र ऐसे ही खाट पर बितानी होगी। इन दवाइयों पर पैसे बर्बाद करने से अच्छा है तो भगवान के मंदिर में जाकर रोज माता से गुहार लगा कि मुझे आरामदायक मौत मिल जाए और तुम लोगों का जीवन भी सुधर जाए। सरोज इतना बोल ही रही होती है कि तभी अर्चिता वहाँ पर आ जाती है और बोलती है, माँ जी, आपसे कितनी बार कहा है कि ऐसी बातें मत किया करिए। अरे आप इस घर की बड़ी बुजुर्ग हैं, हमसे जितना होगा हम उतना आपके लिए करेंगे। फिर चाहे आपकी उम्र 100 साल हो या फिर 200 साल हो, इस गरीबी में हम दोनों पति पत्नी से आपकी जितनी सेवा होगी हम उतनी करेंगे। ऐसे ही दिन गुजरते चले जाते हैं। खाट पर पड़े पड़े सरोज की हालत अब और भी ज्यादा खराब हो जाती है। लेटे लेटे उसके बदन की खाल भी गलना शुरू हो जाती है, जिसके बाद उसके बदन पर जख्म बन जाते हैं। गर्मी में जब सरोज को पसीना आता था तो वो जख्मों पर खूब चुभा करता। अर्चिता को सब कुछ देखकर बहुत तकलीफ होती, इसलिए वो रोज सरोज के जख्मों पर चंदन और हल्दी का लेप लगाना शुरू करती है, जिससे उसे काफी हद तक राहत मिल जाती है। अब वक्त के साथ बढ़ती उम्र के साथ सरोज के पैर पूरी तरीके से उसका साथ छोड़ चुके थे और अब उसने सुसु पोटी भी खाट पर ही करना शुरू कर दिया था, जिस वजह से वो एक दिन रोते हुए बोलती है, क्यों भगवान, क्यों? आखिर मुझ गरीब के साथ इतना जुल्म क्यों हो रहा है? क्यों मेरी उम्र के दिन बढ़ा रहा है तू? अब मैं इतनी भी सक्षम नहीं हूँ कि किसी के सहारे के बिना बाथरूम तक जा सकूं। इतने भी किस बात के कठोर हैं आप? इतना निर्दय मत बनो भगवान। मत दो मुझे इतनी लंबी उम्र कि मैं अपने मौत के लिए गुहार लगाऊं। नहीं चाहिए मुझे ये जिंदगी, अब और नहीं चाहिए। आखिर क्यों तू मेरे अपनों को मेरी ऐसी हालत दिखाकर उनका दिल दुखा रहा है? तू मुझे मौत देखकर रोज का रोज उनका रोना तो बंद कर दे। ऐसी उम्र बढ़ने वाला श्राप मत दे। इस गरीब को इतनी उम्र मत दे भगवान, मत दे। अब सोते जागते उठते बैठते सरोज भगवान से अपने जीवन को खत्म करने की गुहार लगाया करती। वक्त अपनी रफ्तार से चलता है और सरोज का दुख कम नहीं होता। धीरे धीरे सरोज खाना पीना बिल्कुल बंद कर देती है। अर्चिता, विनायक और नीलम जो भी सरोज के मुंह में डालती वो बस बाहर निकाल दिया करती। ऐसी हालत देखकर विनायक घर पर डॉक्टर को बुलाता है और वो सरोज को देखकर बोलता है, जी देखिए, आपकी माँ की उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है। अब कोई भी झूठी तसल्ली देके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब आपकी माँ के शरीर के ऊपर कोई भी दवाइयाँ असर नहीं कर रही। इसीलिए मैं बस आपसे ये कहूँगा कि जितना हो सके अपनी माँ की सेवा कीजिए, इन्हें खुश रखिए,
क्योंकि अब इनके पास समय बहुत कम है और कब ये आपको अलविदा कह दे ये कहा नहीं जा सकता। और मैं भी अपने कार्य को करने में असमर्थ हूँ, इसलिए मुझे माफ कीजिएगा। मैं चलता हूँ। डॉक्टर की बात सुनकर हर्षिता, विनायक और नीलम तीनों का दिल टूट जाता है और उनकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तभी सरोज कपकपाते हुए होठों से उन तीनों का चेहरा देखते हुए बोलती है, अरे बेटा, तुम तीनों रो क्यों रहे हो? जीना मरना इस जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। गरीब की इतनी लंबी उम्र तो भगवान ने लिखी थी, अब उसका अंत होना भी तो निश्चित है ना। तुम तीनों ऐसे रोकर मुझे विदा मत करो। मैं चाहती हूँ कि मेरे जाने के बाद तुम तीनों खुश रहो, वैसे ही जैसे मेरे सामने रहते थे। इस गरीबी में इतना लंबा जीवन भी बिता दिया, वो भी बहुत बड़ी बात है। मेरी बहू ने हमेशा मेरी बेटी बनकर मेरी बहुत सेवा की है। भगवान मेरी बहू की झोली में खुशियाँ भर दे। मेरी नीलम को अच्छे से घर में ब्याह देना और विनायक हमेशा मेरी दोनों बच्चियों का ख्याल रखना। मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। इतना कहकर सरोज आंखें बंद कर लेती है। उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। 10 साल तक बीमारी से जद्दोजहद करने के बाद 85 साल की उम्र में सरोज दम तोड़ देती है। इसके बाद पूरे विधि विधान से सभी लोगों द्वारा मिलकर सरोज का दाह संस्कार किया जाता है और सब उनके नाम से शांति पाठ रखवाते हैं। एक गांव में एक अंधी बहू नीता रहा करती थी। वो अपने घर के सारे काम किया करती, लेकिन उसके सास गंगा हमेशा ही उससे ताने मारती और उसके अंधे होने का फायदा भी उठाती। किसी न किसी तरह से उसे परेशान करने की कोशिश करती। हालांकि नीता का पति मोहन उससे बहुत प्यार करता था। ये कहानी हमें नीता की सेवा, त्याग और धैर्य के बारे में बताती है। बहू जल्दी उठ, इतनी देर तक कौन सोता है? एक तो वैसे ही भगवान ने तुझे आंखें नहीं दी है, ऊपर से तू है कि इतनी देर में उठती है। पता नहीं ये मनहूस कैसे हमारे भाग्य में आ गई है। ये बातें सुनकर मोहन अपनी माँ से कहता है, क्या हो गया माँ, क्यों कोस रही हो नीता को? हाँ, अरे वो बेचारी अंधी है, फिर भी घर का सारा काम करती है, लेकिन आप क्या करती हो? बस कोसती रहती हो उससे। माँ कभी प्यार से बात कर लिया करो उससे, उसको भी अच्छा लगेगा। ये बातें चल ही रही होती हैं कि तभी नीता की आवाज आती है। आई माँ जी, मैं आपके लिए चाय बना रही हूँ और मैंने जल्दी उठकर घर का सारा काम भी कर लिया है। इस मनहूस ने तो मेरे बेटे को अपने वश में कर रखा है। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये मेरे बेटे से दूर हो जाए और मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कर सकूं। यूं ही दिन बीतते हैं। गंगा नीता को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती, लेकिन नीता सच्चे मन से अपनी सास की सेवा करती रहती। एक दिन घर पर कुछ मेहमान आते हैं। आप सभी का हमारे घर में स्वागत है। आप हमारे घर में आए, हमें बहुत खुशी हुई है। आप सभी बैठिए, मैं नीता बहू से कहकर अभी आप सबके लिए चाय नाश्ता बनवाती हूँ। नीता बहू, जरा बाहर तो आओ, कुछ मेहमान आए हैं, इनके लिए चाय नाश्ता का इंतजाम करो। हाँ माँ जी, मैं अभी सभी के लिए चाय लेकर आती हूँ। और नीता रसोई में जाकर सभी के लिए चाय बनाती है और स्वादिष्ट से पकोड़े बनाकर लाती है। नीता इतने सारे लोगों का खाना इतने अच्छे से कैसे बना पाएगी? और वो सारा काम अच्छे से नहीं करेगी तो ताने तो मिलेंगे ही ना। अच्छा है, तब मुझे बहाना भी मिल जाएगा नीता को घर से बाहर निकालने का। उसी के बाद मैं अपने मोहन की दूसरी शादी करवा पाऊंगी। तभी नीता चाय पकोड़े लेकर आती है। माँ जी, सभी के लिए चाय और पकोड़े तैयार हैं। ठीक है नीता, ये टेबल पे रख दो। घर आए मेहमान चाय पकोड़े खाते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं और कहते हैं, अरे गंगा जी, आपकी बहू बहुत गुणी और संस्कारी है। अरे भले ही अंधी हो, लेकिन चाय पकोड़े तो बहुत अच्छे बनाए। अरे खाकर मजा आ गया। बेटा जीते रहो। हालांकि ये सब सुनकर तो गंगा को खुश होना चाहिए था, लेकिन इस बात का गंगा को और भी ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि अब वो नीता को खरी खोटी नहीं सुना पाएगी। कुछ दिन बाद नीता को परेशान करने के लिए गंगा नाटक करती है बीमार होने का। नीता, ओ नीता,
जरा मुझे एक गिलास पानी तो दे दे, मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक ही नहीं लग रही है। जी माँ जी, अभी लाती हूँ। अब आ ही गई है तो मेरे पैर भी दबा दे बेटा। बिना कुछ कहे नीता सास की सेवा करती रही, लेकिन गंगा अपने बेटे के आने के बाद नाटक करती है और कहती है, बेटा आज मेरी तबीयत तो ठीक ही नहीं थी, लेकिन इस मनहूस ने तो मेरा हाल चाल तक नहीं पूछा है। अब ये ऐसा करेगी, मुझे तो कभी उम्मीद ही नहीं थी इससे। अरे माँ, क्या कह रही हो आप? मैं नहीं मानता कि ऐसा कुछ हुआ होगा। देखिए, नीता एक बहुत अच्छी इंसान है और हमेशा वो आपकी सेवा करती है। भले ही वो अंधी है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। इसलिए ना मैं नहीं मानता ये सब हुआ होगा। नहीं बेटा, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। तू मेरी बात मान, इसे छोड़ दे और दूसरी शादी कर ले। हम तेरे लिए इससे अच्छी लड़की लेकर आएंगे। माँ बस कीजिए, आप नहीं करनी है कोई दूसरी शादी मुझे। मैं अपनी पत्नी नीता से बहुत प्यार करता हूँ, हमेशा उसका साथ निभाऊंगा और हमेशा उसकी आंखें बंद कर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। 7 जन्मों तक उसका साथ नहीं छोड़ूंगा मैं। अब भाई ये सब कुछ तो नीता सुन लेती है और उसे सुनकर बहुत ही बुरा लगता है कि वो अपनी सास का दिल आज तक नहीं जीत पाई, जिसकी वजह से उसके पति की दूसरी शादी की बातें भी होने लगी हैं। वैसे तो नीता को कभी अपने अंधे होने का बुरा नहीं लगता था, लेकिन इस बार उसे इस बात का ना सिर्फ बुरा लगता है बल्कि गुस्सा भी आता है कि आखिर भगवान ने उसके साथ ऐसा किया क्यों। इन बातों को सोचकर नीता रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेती है। कुछ दिनों बाद नीता अपने सपने में एक साधु बाबा को देखती है और उनसे बात करती है और अपने मन के वो सारे हाल उन साधु बाबा को सुनाती है। उसके सपने में साधु उससे कहते हैं कि तेरा मन सच्चा है, तू सच्चे मन से अपनी सास की सेवा करती है। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि जब तू सुबह उठेगी तेरी आंखों की रोशनी वापस लौट चुकी होगी, लेकिन ध्यान रहे कि इस बात का पता किसी को न चल पाए, नहीं तो तेरी आंखों की रोशनी फिर से चली जाएगी। इसी सपने के बाद नीता की आंखें खुलती हैं और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि वो देख सकती है, लेकिन उसे अपना सपना याद आता है और वो मन ही मन भगवान को धन्यवाद देती है। धन्यवाद भगवान, आपने मेरी आंखों की रोशनी वापस लौटा दी। अब अपनी सास के कुछ भी कहने से पहले ही नीता सारा काम करती और अच्छे से खाना भी बनाती। नीता क्या बात है, आजकल तू सारे काम बहुत जल्दी कर लेती है और सभी कामों को इतने अच्छे से भी कर लेती है। तू ऐसा क्या जादू टोना करती है? नहीं माँ जी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। आपने तो मुझे जैसे सिखाया है ना, मैं सब कुछ वैसे ही करने लगी हूँ और वैसे ही करने की कोशिश भी करती हूँ। आखिर ये सब कुछ आपकी ही वजह से तो हो पा रहा है। आप जैसी सास तो भगवान हर किसी को दे। एक दिन अचानक से गंगा की तबीयत खराब हो जाती। नीता बेटा, सारा बदन दुख रहा है मेरा, मुझे दवाई ला दे, मुझसे तो ये दर्द बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। माँ जी, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, ऐसे में कोई डॉक्टर भी नहीं मिलेगा और मोहन जी भी घर पर नहीं है। बेटा, मेरा बदन दर्द से टूटा जा रहा है। तभी नीता रसोई में जाती है और एक काढ़ा बनाकर लाती है और गंगा को देती है। माँ जी, आप ये काढ़ा पी लीजिए, ये पीने के बाद आपका सर दर्द थोड़ा कम होगा और आपके सर की मैं मालिश कर देती हूँ, आपको अच्छा भी लगेगा। गंगा काढ़ा पीती है और मालिश से वाकई में उसे थोड़ा बहुत आराम मिल जाता है। नीता बहू, तू तो देख ही नहीं पाती है, फिर भी तूने ये काढ़ा इतने सही तरीके से कैसे बना लिया? इसे बनाना तो आसान काम नहीं है। माँ जी, भगवान ने बेशक मुझे आंखों की रोशनी नहीं दी, लेकिन मुझे बुद्धि बहुत अच्छी दी है। अपनी सूझबूझ से मैंने काढ़ा बनाया है और मैं जानती थी कि इसमें मैं नाकामयाब हो ही नहीं सकती। नीता बेटा, तू मुझे माफ करना, मुझे तेरी परख नहीं थी, मैं नहीं जानती थी कि तू इतनी काबिल है। सभी मुझसे कहते रहते थे कि तेरी बहू काबिल बहू है, लेकिन मैंने कभी किसी की बात सुनी ही नहीं। लेकिन आज तूने मेरी आंखें खोल दी बेटा। माँ जी, आप क्यों माफी मांग रही हो मुझसे? मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। अब मोहन भी वहाँ आता है और दोनों सास बहू का प्यार देखकर मोहन खुश हो जाता है और फिर इसके बाद कभी गंगा ने नीता को बुरा भला नहीं कहा। प्रियंका बर्तन धोने के लिए रसोई में जाती है तो कढ़ाई में देखती है कि काफी सारी दाल बच गई थी। ये देखकर प्रियंका को काफी बुरा लगता है। यहाँ तो इतनी सारी दाल बच गई है, अब मैं इसका क्या करूँ? मैंने माँ को पहले ही कहा था कि वो दाल उतनी ही बनाए कि रात में ही सब आराम से खाना खाए और खत्म भी हो जाए, लेकिन माँ मेरी सुनती कहाँ है? उन्हें तो बस अपनी ही करनी होती है। अब मैं इतनी सारी दाल का क्या करूँ? अब इसका होगा क्या? इसे ऐसे तो फेंक नहीं सकती हूँ,
एक काम करती हूँ, मैं अभी फिलहाल के लिए ये दाल फ्रीज में रख देती हूँ। कल सुबह देखा जाएगा कि इसका करना क्या है। प्रियंका दाल एक कटोरे में निकालकर फ्रिज में रख देती है और फिर बर्तन धोने के लिए चली जाती है। अगली सुबह हो जाती है। प्रियंका को भी अपने ऑफिस जाना था, इसलिए प्रियंका बहुत जल्दी से नहा लेती है और फिर खाना बनाने के लिए रसोई में जाकर सामान देखने लगती है। अब मैं खाना क्या बनाऊं? अरे हाँ, कल की दाल भी तो बच गई थी ना। अभी कोई ताजी सब्जी बनाऊंगी तो उसमें आराम से आधा घंटा लग ही जाएगा। इससे तो अच्छा है मैं बासी दाल में बढ़िया सा तड़का दे देती हूँ। दाल भी अच्छी बन जाएगी और मेरा टाइम भी बच जाएगा काफी। प्रियंका बिन कुछ ज्यादा सोचे समझे दाल में बढ़िया सा तड़का लगा देती है और खाना पैक करके कुछ नाश्ता टेबल पर लगा देती है। तभी वहाँ प्रियंका की माँ सुधा आती है और दोनों नाश्ता करने बैठ जाते हैं। सुधा जैसे ही दाल देखती है तो वो प्रियंका से कहती है, अरे प्रियंका, तूने दाल क्यों बना दी? अभी कल ही तो हमारे घर में दाल बनी थी ना, तो आज फिर तूने दाल क्यों बना दी? घर में और भी तो सब्जियां रखी हुई है ना, वो क्यों नहीं बनाई? माँ, आपने कल कितनी ज्यादा दाल बना दी थी वो तो आपको याद ही नहीं होगा ना। कोई बात नहीं, मैं खुद ही बता देती हूँ आपको। आपने कल रात में बहुत ज्यादा दाल बना दी थी और दाल तो वैसे भी काफी ज्यादा महंगी हो रही है, तो उस दाल को फेंकना सही नहीं लगा, इसलिए मैंने वो फ्रीज में रख दी थी और आज सुबह बासी दाल में ही तड़का भी लगा दिया मैंने। मुझे नहीं पता कि मेरी बेटी इतनी भी समझदार हो सकती है। अरे सच में तू तो काफी समझदार है। मैंने कोई गलती की और तूने मेरी गलती को ऐसे संभाल लिया। वाह बेटा। माँ, आपको ही लगता था कि मेरे अंदर दिमाग नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भगवान ने मुझे इतना तो दिमाग दिया ही है कि मैं आपकी गलतियों को ढक सकूं। इसीलिए ही मुझे कभी भी तारीफ करने का मन नहीं करता है। तेरी थोड़ी सी तारीफ क्या कर दूं, तू तो सर पर चढ़कर नाचने लग जाती है। माँ, हमेशा तो मुझे आप ताने ही देती रहती हो। अभी खाना खा लो और बताओ कि कैसा बना है। सुधा जैसे ही दाल खाती है तो उसे वो दाल बहुत अच्छी लगती है। अरे वाह प्रियंका, ये बासी दाल तो वाकई में बहुत अच्छी बनी है। मुझे नहीं पता था कि बासी दाल अगले दिन और भी अच्छी हो जाती है। सच सच बता, ये बासी दाल ही है ना? कहीं तूने सुबह सुबह ताजी दाल तो नहीं बनाई और अभी जानबूझकर झूठ बोल रही हो मेरे आगे? ये तो मुझे भी पता नहीं चला कि इतनी अच्छी दाल कैसे बन गई है। मैंने तो बस बासी दाल में तड़का ही दिया था। बासी दाल इतनी बढ़िया बन जाएगी ये नहीं पता था। चल कोई बात नहीं, अब तो पता चल गया ना। अब खा ले आराम से तू भी। पता नहीं क्या क्या करती रहती है। प्रियंका को बासी दाल काफी अच्छी लगने लगी थी, जिसके बाद प्रियंका अक्सर ऐसे ही बासी दाल में तड़का लगाकर खाया करती। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहा। अब कुछ दिनों बाद प्रियंका की शादी अमन नाम के लड़के से हो जाती है। प्रियंका शादी के बाद अपने ससुराल आकर ससुराल संभाल लेती है। प्रियंका के साथ रचना भी काफी ज्यादा खुश थी। कुछ दिनों बाद प्रियंका खाना बना रही होती है, तब इसके दिमाग में एक आइडिया आता है। इतने दिन हो गए हैं मैंने अपने ससुराल में बासी दाल में तो तड़का लगाया ही नहीं, और वैसे भी बासी दाल में तड़का लगाने के बाद वह दाल इतनी बढ़िया लगती है कि एक काम करती हूँ, आज मैं दाल ज्यादा बना दूंगी और कल इसमें ही तड़का लगा दूंगी। ये लोग भी तो खाएं, फिर इन लोगों को भी तो पता चले कि बासी दाल में तड़का लगाने के बाद क्या बढ़िया दाल लगती है। इसी तरह प्रियंका जानबूझकर ज्यादा दाल बना लेती है और फिर अगले दिन उसमें तड़का लगाकर वही लोगों को खिला देती है। लोगों को भी अच्छा ही लग रहा था। ऐसे ही प्रियंका का अब ये रोज का हो गया था, बासी दाल में तड़का लगाना। कुछ दिनों बाद रचना सुबह सुबह रसोई में अपनी बहू के साथ खड़ी हो जाती है और प्रियंका को रात के बचे दाल में तड़का लगाते हुए देखकर कहती है, अरे बहू, ये कल रात की बची हुई दाल है ना? कल सुबह भी हमने दाल ही खाई थी और रात में भी तूने दाल ही बना दी थी। आज सुबह तो फिर से दाल बना रही है। अरे हम इतनी दाल थोड़ी ना खाते हैं, कभी सब्जी भी बना दिया कर। माँ जी, जो कल सुबह आपने दाल खाई थी वह परसों रात की थी, बच गई थी तो मैंने बासी दाल में तड़का लगा दिया, और आज जो आप दाल खाओगे वह कल रात की बची हुई दाल है जिसमें मैं अब तड़का लगा रही हूँ। और अच्छी तो कितनी लगती है, आपको भी पता है। आपने कितनी बार मेरी तारीफ करी है। हाँ बहू, तारीफ तो की है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तू रोज हमें बासी दाल का तड़का लगा के खिला दे। कभी ताजा खाना भी बना लिया कर। एक काम किया कर, रात में थोड़ा कम खाना बना दिया कर ताकि अगली सुबह ताजा खाना बन सके और हम वो खाकर खुश भी हो सके और हमारा पेट भी भर सके। माँ जी, बासी दाल का तड़का जितना स्वाद होता है ना, उससे तो हमारा पेट बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है, इसलिए मैं तो यही बनाती हूँ। अच्छा माँ जी, अब मुझे बनाने दो, वरना ऐसे ही बातों में लग जाऊंगी मैं। अब मैं क्या ही बोलूं, तूने बनाना तो शुरू कर ही दिया है। अब इतनी दाल को फेंकने से अच्छा है कि तू बना ही ले।
तू बासी दाल में ही तड़का लगा ले, तू तो बासी दाल में तड़का लगाने वाली बहू है। इस तरह रचना तो अपनी बहू को बासी दाल में तड़का लगाने वाले के नाम से ही पुकारती। ऐसे ही कई दिन निकल जाते, लेकिन प्रियंका की इस आदत में कोई सुधार नहीं होता। वो रोज रोज ऐसा ही करती। और एक दिन ऐसा होता है कि घर में मेहमान आए हुए थे, तो भी उसने बासी दाल में तड़का लगा दिया और उन लोगों को परोस भी दिया। कुछ दिनों बाद प्रियंका के पेट में तेज दर्द होने लगता है। माँ जी, मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, जल्दी से मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलो, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अपनी बहू को इतना दर्द में देखकर रचना से भी नहीं रोका जाता और वो उसे तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाती है। डॉक्टर रचना का चेकअप करते हैं, जिसके बाद पता चलता है कि बासी खाने की वजह से उसके पेट में इन्फेक्शन हो गया है। अब डॉक्टर उसे सलाह भी देते हैं, प्रियंका को बासी खाना नहीं खाना चाहिए। कुछ देर बाद सभी लोग घर पर आ जाते हैं। तभी रचना अपनी बहू को समझाते हुए कहती है, बहू अब तेरे दिमाग में कुछ गया कि नहीं? बासी खाना क्यों नहीं खाना चाहिए? अरे एक दो बार तो समझ में आता है। आज घर में ज्यादा खाना बन गया है तो शाम को अगले दिन बासी खाना खा लेंगे, लेकिन तूने तो हद ही कर दी थी। जानबूझकर खाना ज्यादा बनाती थी ताकि अगले दिन तुझे बासी खाना खाने को मिले। देख लिया ना क्या हाल हो गया तेरा। अब कई दिनों तक प्रियंका ज्यादा दाल नहीं बनाती, जिससे अगले दिन बासी दाल में तड़का नहीं देना पड़ता। इसलिए प्रियंका की तबीयत ठीक होती है और वापस से लेकिन वो सब कुछ वही शुरू कर देती है। ये सब देखकर अब रचना कुछ बोलती नहीं और ऐसे ही चलता रहता है। कुछ दिनों बाद प्रियंका माँ बनने वाली थी और बासी दाल के साथ बासी खाना खाने की वजह से उसके पेट में फिर से दर्द हो गया और इसी दौरान उसका अबॉर्शन भी हो जाता है और वो रोते हुए अपनी सास से कहती है, माँ जी, आप सही कह रही थी, मेरी ही गलती है। मैंने अगर आपकी बात मान ली होती तो ये सब नहीं होता। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरे वजह से मैंने अपने बच्चे को खो दिया। बहू, मैं तेरी कोई दुश्मन नहीं हूँ, मैं तेरा कोई बुरा नहीं चाहती हूँ। मैं हमेशा तुझे यही समझाती थी, लेकिन तूने मेरी बात कभी भी नहीं सुनी। मेरी बात ना मानने का नतीजा। इतना सब हो जाने के बाद प्रियंका को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो बासी दाल में तड़का लगाना छोड़ देती है और उतना ही खाना बनाती है जितना एक समय में चल जाए।